पहले खबर ले लेते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से। श्री राम के नाम पर होगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा ये एयरपोर्ट। दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा एयरपोर्ट बनाने का काम। राम मंदिर बनने के बाद बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या, ये उम्मीद लगाई गई है। एयरपोर्ट विस्तार की सरकार ने योजना बनाई है। तो इंटरनेशनल स्तर का यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनेगा और नाम श्री राम के नाम पर ही होगा। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, किस तरह का प्रस्ताव? जिस तरीके से भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, काम चल रहा है और सरकार को ये लगता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत बल्कि अलग अलग देश ऐसे भी हैं जहां पे भगवान राम की पूजा आराधना की जाती है और लोग भक्ति में डूबे रहते हैं, लिहाजा उनके भी आने की संभावना है अयोध्या। ऐसे में कुशीनगर की तर्ज पे अयोध्या एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए जाने को लेकर तैयारी चल रही है, बात चल रही है। 2021 में जो एयरपोर्ट का काम है अब वो चलेगा, भगवान राम के नाम पर ही एयरपोर्ट का नाम होगा, ताकि अगर किसी को अयोध्या आना हो और उसे अगर एयरपोर्ट पर उतरना हो तो उसे जहन में रहे उसके कि वो भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान राम की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए एयरपोर्ट का नाम भी भगवान राम के नाम पर रखने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तहत जो भी प्रोटोकॉल्स या जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उसको भी लेकर के बातचीत चल रही है। तो मिलाकर के जो कुशीनगर एयरपोर्ट जो एक बहुत जल्द ही एक उदाहरण पेश किया गया है, ठीक उसी तर्ज पे ये माना जा रहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा नहीं, अभी सितंबर 2020 और दिसंबर 2021 तक पूरा कर लेना है ये काम। देखिए, मैंने कहा इसमें टाइम बाउंडेशन तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और खुद ट्रस्ट के लोग या सरकार भी ये मान के चल रही है कि अभी मंदिर के निर्माण कार्य में 2 से 2.5 साल 3 साल अभी समय लगेगा। तो इस बीच में सरकार के पास कम से कम तब तक का समय तो है ही जितने में एयरपोर्ट को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके। हालांकि अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए टारगेट जरूर दिया गया है 2021 तक का, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि 2021 के आखिर तक या 2022 तक ये काम चलता रहे। लेकिन हाँ, राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने तक एयरपोर्ट को लोगों के लिए आवागमन के लिए बना देना है, तैयार कर देना है, ये जरूर मंशा है सरकार। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो भगवान श्री राम के नाम पर होगा अयोध्या में एयरपोर्ट और जो कि इंटरनेशनल लेवल का होगा और यहाँ पर यही उम्मीद जताई जा रही है कि भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो जाहिर सी बात है अयोध्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। सैलानी भी पहुंचेंगे क्योंकि अयोध्या को इस लिहाज से भी, टूरिज्म के लिहाज से भी विकसित किया जा रहा है और ऐसे में इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट की जरूरत होगी और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 2021 के दिसंबर तक टारगेट दिया गया है अधिकारियों को। निमिष हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, अयोध्या के लोग जाहिर सी बात है खुश होंगे क्योंकि उन्हें इसी बात का इंतजार, इसी बात की उम्मीद कि जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो अयोध्या का विकास भी उसी स्तर का हो। जी बिल्कुल, आपको बताएं अयोध्या में विकास की जो गंगा है योगी सरकार बनने के साथ ही दिखने लगा था, चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे वो तमाम दीपोत्सव हो और तमाम तरीके की तैयारी हो। ऐसे में मील का पत्थर साबित होगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जिस तरीके से हवाई अड्डे को लेकर यहाँ पर लोगों में उत्साह है, देखने लायक बनता है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, दूर दराज से सैलानी श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में आम जो स्थानीय है उनको भी सुविधा मिलने जा रही है कि यहाँ पर स्थानीय जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होने जा रहा है इसके लिए बाकायदा भूमि का अधिग्रहण भी शुरू कर दिया गया। हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भूमि के अधिग्रहण में आ रही है, लेकिन फिलहाल लगभग 25% के आसपास लगभग भूमि का अधिग्रहण शुरू कर दिया है और जल्द ही ये भव्य रूप से बनना शुरू हो जाएगा। ये अयोध्या के लिए भी गौरव का विषय होगा और साथ ही राम की नगरी में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी भी श्रद्धालुओं की सुविधा होगी और आम जनमानस के लिए भी बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने में विशेष रहेगा, देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आ पाएंगे। तो ऐसे में अयोध्या के आम जन में जो उत्साह है वो देखने लायक है और साथ ही अयोध्या में जो विकास कार्य है वो और तेज हो जाएगा जिस तरीके की बिल्कुल और यही उम्मीद स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं। निमिष, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। इधर माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। बाहुबली अतीक अहमद की एक और संपत्ति कुर्क होगी। अतीक की झूसी के कटका वाली संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अवैध तरीके से ये संपत्ति भी अर्जित की गई, लाखों की संपत्ति है। 29 सितंबर से पहले ही संपत्ति को कुर्क कर दिया जाना है। अब तक अतीक की 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। तो अतीक अहमद और उनके आसपास के लोग, उनके करीबियों के खिलाफ भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है।
अवैध संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, कुर्क की जा रही हैं। अब तक 60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और अब एक और संपत्ति जिसे कुर्क किया जाना है 29 सितंबर तक की जो अवधि है वो भी तय है। और ये है झूसी के कटका में, जहां पर लाखों की अवैध संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई, खड़ी की गई और इसे भी कुर्क किया जाएगा। तो इससे पहले अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, लगातार कार्रवाई जारी है और एक और लिस्ट सामने आ गई है जो संपत्ति कुर्क की जानी है। इधर गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में हवाई फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने जन्मदिन की खुशी में फायरिंग की थी और उनका वीडियो बनाया था उसका, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो 4 लड़के जिन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जन्मदिन की पार्टी थी और जन्मदिन के मौके पर इन्होंने हर्ष फायरिंग की थी, लाइसेंसी पिस्टल से की थी और अब इस हथियार का भी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और गाजियाबाद के हवाई फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ट्वीट कर जानकारी दी। जन्म दिवस पर बारी बारी हवाई फायरिंग की, लेकिन हवालात एक साथ भेजे गए। आज तय होगा थाने से जेल तक का सुहाना सफर। आरोपियों के असला जब्त होंगे, लाइसेंस भी रद्द होंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन निहत्था अभी जारी है। उधर पश्चिमी यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुआ और दोनों ही जगहों पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। मीरापुर और खतौली इलाके के बीच जंगल में एक मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार, कार और बाइक बरामद की गई है। हालांकि एक साथी भागने में कामयाब रहा, उसकी तलाश में पुलिस ने काफी देर तक की। तो 2 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर, जिसके बाद 2 बदमाश धर दबोचे गए। खबर महाराजगंज से, जहां पर एसएसबी और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया है। प्याज की तस्करी को लेकर भिड़ गए ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के बीच नोकझोंक हुई है। ग्रामीणों ने हंगामा किया। 3 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भारत नेपाल सीमा के सोनौली खनुआ बॉर्डर का ये मामला, जहां पर प्याज की तस्करी हो रही थी। एसएसबी के जवानों ने तस्करी को रोकने की कोशिश की और वहां पर कार्रवाई की, जिसके बाद ग्रामीणों और एसएसबी के जवानों के बीच विवाद और नोकझोंक हुई है। कई लोगों के खिलाफ, 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 3 नामजद मामले भी दर्ज हुए हैं। भारत नेपाल सीमा पर यह सब कुछ हुआ। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसबी के जवान और ग्रामीणों के बीच विवाद, जिसके बाद की तस्वीर। इधर ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। रिया ने रात एनसीबी के लॉकअप में गुजारी, जहां से उन्हें आज 10 बजे के बाद भाईखला जेल भेजा जाएगा। इससे पहले मंगलवार दोपहर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कनेक्शन के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रिया को मेडिकल जांच के लिए सायन हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल जांच के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में रिया की पेशी हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रिया को भेज दिया गया। और रिया की गिरफ्तारी के साथ ही बॉलीवुड के कई फिल्म स्टार्स हैं जो कि रिया के समर्थन में अब कैंपेन चलाने सामने आ रहे हैं। और इसी बीच फिल्म स्टार कंगना रनौत आज मुंबई लौट रही हैं। इससे पहले मंडी स्थित अपने घर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। निकली तो रास्ते में एक मंदिर पहुंचती हैं, मत्था टेका उन्होंने, ईश्वर से प्रार्थना भी की। और चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। इस विवाद के बीच कि कंगना को मुंबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कंगना रनौत ने एक ट्वीट भी किया कि आज फिर वो ट्वीट किया उन्होंने और रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया कि मैंने उनकी ज़िंदगी को फिल्मों में जिया है
और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूंगी। गलत के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। मैं मुंबई आ रही हूँ, मुंबई मेरी भी है, महाराष्ट्र मेरा भी है। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया। और इससे पहले संजय राउत ने, राज्यसभा सांसद शिवसेना के, उन्होंने कहा था कि अगर कंगना को मुंबई में मुंबई पुलिस से डर लगता है तो वो मुंबई न आए, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया था। फिर कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है। इधर गोरखपुर में पुलिस ने मारपीट से मौत के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहां 2 पटीदारों के बीच विवाद हुआ था, फिर मारपीट हो गई थी। घायल बुजुर्ग की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर चौरी चौरा की सीओ ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। गांव में शांति व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर ड्रग विभाग ने छापेमारी कर नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा किया है। ड्रग विभाग को जानकारी मिली थी कि यहां पर एक नामी कंपनी के नाम पर ताकत बढ़ाने वाली नकली दवा बनाई जा रही है। छापे में दवा बनाने की मशीन, सामान जब्त किए गए। नकली दवा बनाने का आरोपी युवक फरार है। 2 साल पहले इसे नशीली दवा बनाने के आरोप में ही पकड़ा गया था, जिसमें इसने जेल की सजा भी काटी है। जेल से छूटने के बाद एक बार फिर ये नकली दवाओं के कारोबार में ही जुट गया। गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भेजा था कि वहाँ पर कुछ दवाई बरामद हुई है जो भी भोजपुर से रिलेटेड। तो उसी के आधार पर हमने वहाँ पे छापा मारा तो उसकी जमानत हो गई थी मोहम्मद आसिफ की, जो अभियुक्त था। उसके बाद उसने आके यहाँ पर सेटअप बनाया है और आप देख रहे हैं कि ये किसी बड़े प्लानिंग में था, क्योंकि एक इतनी बड़ी मशीन इस पर जो है इसने 2 ब्लिस्टर मोपेट मशीन यहाँ पर रखी है और सारा का सारा सेटअप ये धीरे धीरे बना रहा था, कंप्रेसर वगैरह सब। खबर गाजियाबाद से। वैसे ये परेशानी तो पूरे प्रदेश और देश के पेरेंट्स की है, लेकिन गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन ने भूख हड़ताल जारी रखा है। आज 8वां दिन है भूख हड़ताल का। अभिभावक भी बड़ी संख्या पर यहां हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज अभिभावकों ने चेतावनी दे रखी है कि अगर आज भी उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो वो चक्का जाम करेंगे। अभिभावकों ने चक्का जाम करने का फैसला स्थगित कर दिया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है। पहले खबर थी कि आज चक्का जाम किया जाएगा अभिभावकों की ओर से, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये फैसला स्थगित कर दिया गया है। भूख हड़ताल पर यहां पर अभिभावक और पेरेंट्स एसोसिएशन के तमाम सदस्य बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है भूख हड़ताल का। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या वजह रही कि चक्का जाम का फैसला स्थगित कर दिया गया है? कल महाबहस के दौरान डिप्टी सीएम ने ये भरोसा दिया था और ये कहा था कि स्कूलों को भी सोचना चाहिए, कम से कम 20% की फीस में कटौती करनी चाहिए। क्या ये उसका असर है या फिर कोई और वजह है? गौरव जी, आपको बताना चाहूंगा, अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 8 दिन से जो अभिभावक संघ हैं और जो अभिभावक हैं वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनकी मांगे ना माने जाने को लेकर आज उन्होंने 12 बजे करीब चक्का जाम करने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में इस फैसले को निरस्त कर दिया गया। इनका कहना है कि हम चक्का जाम नहीं करेंगे। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी, जो कि इनके समर्थन में है, और जो किसान नेता है वो इनके समर्थन में, वो शायद यहाँ इसी के चलते यहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ खुद मौजूद है ताकि हालात को सामान्य रखा जा सके। हालांकि जब इस बारे में पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना यही था कि वो लोग चक्का जाम नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनकी अध्यक्षा है उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब वो अस्पताल से बाहर आ जाएंगी उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आज चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन यह भी तय है कि फिलहाल ये हड़ताल, ये आंदोलन भी खत्म नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स। स्कूलों की फीस पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमारे स्पेशल शो महाबहस के दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि फीस की वजह से कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने स्कूलों से 20% फीस में कटौती करने को विचार करने को भी कहा है। कोरोना महामारी के दौरान स्कूल फीस के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने अपने खास कार्यक्रम महाबहस में स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी। सरकार की नीति साफ है कि स्कूल परिवहन शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। अगर कोई गरीब है तो उनकी अगले साल फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। शिक्षा देने का काम हो सकता था शासन के द्वारा, उस पे हमने पूरा उसका प्रयत्न किया है और कोशिश यही है, अगर फीस नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि
जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी। तो मेरा यही कहना है कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए और प्रबंधक संघ को भी मैंने आह्वान किया है जो बीच में पढ़ के इस प्रकार की जैसे लखनऊ के लोगों ने छूट दी है वैसे अन्य प्रबंधक भी छूट दें। दिनेश शर्मा ने कहा कई राज्यों ने स्कूल फीस नहीं लेने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में प्रदेश सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं ले रही जिससे प्रदेश के अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।